चलिए। हेलो। हेलो। हे, आवाज क्या हुआ जी? यहाँ से कम बेसी होता है। बट तनुष्का कुमारी, क्लास शेड्यूल कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, क्लास डेली करवे नहीं करते होंगे, खाक आपको शेड्यूल समझ में आएगा। क्लास शेड्यूल इसको समझ में नहीं आ रहा है। पिछले क्लास में जब हम शुक्रवार को आए थे तो हम बताए थे ना जी, है क्लास रेगुलर करेगी नहीं, मुंह उठा करके कभी आ जाएगी कभी नहीं आएगी। क्लास शेड्यूल इसको समझ में नहीं आता है। डेली क्लास कीजिए, अपने शेड्यूल समझ में आ जाएगा। एक रोज कीजिएगा, 4 रोज नहीं कीजिएगा तो कभी जीवन में समझ में नहीं आएगा। जब आपको क्लास शेड्यूल समझ में नहीं आता है तो आपको क्लास का बात खाक समझ में आ रहा होगा। पिछले ही सप्ताह जब मेरा क्लास लगा था तो उसमें हम बोले थे ना जी? नहीं बोले थे? एकदम बोले हुए थे, एकदम बोले हुए थे हम। समझ गए? क्लास शेड्यूल उसको बता देते हैं, रुकिए पहले। हाँ, क्या है जी क्लास शेड्यूल? सोमवार, बुधवार, सोमवार, बुधवार और शनिवार। क्या होता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी कौन पढ़ाते हैं? इसको बता देते हैं हम। क्या कीजिएगा, झाड़ दिए हैं, थोड़ा बताइए देते हैं। मंगलवार, बृहस्पतिवार। आज तो नानी याद आप लोग को हम दिलाएंगे, काहे चिंता करते हैं। और शुक्रवार। क्या होता है? इतिहास। क्या होता है? इतिहास। कौन पढ़ाता है? हम पढ़ाते हैं। समझे? ये आपका क्लास शेड्यूल है। उसके बाद अगली बात, कल तो शनिवार है, बायोलॉजी होना चाहिए, लेकिन कल जो है हम ही पढ़ाएंगे। बिट्टू सर का तबीयत खराब है, इसे मेरा भी खराबे है, लेकिन फिर भी कल हम आपको पढ़ाएंगे। आप सही में अभी मेरा शरीर छूइएगा तो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, शाम चढ़ता है बुखार आता है। सही बता रहे हैं हम आपको, समझ गए? धीरे धीरे जो है बुखार आना शुरू हो गया है अब, और रात जाते जाते ठीक हो जाते हैं। समझे? तो ये आपका क्लास शेड्यूल है, लेकिन कल अपवाद है। और अपवाद ये है कि कल सर जाएंगे दिखाने के लिए डॉक्टर से, तो फिर जो है कल फिर वो कहेगी कि हमको क्लास शेड्यूल समझ में नहीं आता है। इसलिए अब ये बता दे रहे हैं कि कल शनिवार है, होना चाहिए था बायोलॉजी, लेकिन होगा हिस्ट्री, ये होगा, हम लेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? हाँ, तो बता दिए हैं। अब आइए, क्या पढ़ा रहे थे? आय, मौर्यकालीन। अच्छा, प्रशासन बता रहे थे ना? अच्छा,
मोड़ी काल भी अब खत्म ही होने वाला है। अंजू कुमारी, आपका कमेंट एकदम ब्लॉक नहीं है, एकदम धकाधक दिखाई दे रहा है आपका कमेंट। समझ गए सर, हम भागलपुर में आपके स्टूडेंट के पास पढ़ते थे लेकिन उनका जॉब हो गया। अच्छा, तो आइए अब हमसे पढ़िए। हमको तो नहीं कुछ हुआ है, हम तो बेरोजगार हैं। चलिए, तो और सब बताइए दीदी जी लोग। दीदी जी लोग, अरे बताइए कुछ आप लोग, कुछ तो बोलिए, हल्ले कर दीजिए, एक बार चचिया दीजिए। देखिए, आप लोग के बदला देखिए कितना शुभ चिंतक है आपका। आप लोग नहीं चचियाए, यही सब चचिया दिया। जानते हैं, एक लड़का इतना लड़की का ध्यान रखता है, अगर वो, हमको लगता है अगर वो अपना उतना ध्यान रखे तो हमको लगता है बहुत बढ़िया कर जाएगा। और ये सब ध्यान रखवाने के चक्कर में आप लोग मत रहिए, आप लोग भ्रम में रहते हैं। देखिए, या तो जब तक आप हाँ नहीं बोले हैं तब तक आपका बहुत ध्यान रखेगा, अगर हाँ बोल दिए। और दूसरा चीज, जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक खूब ध्यान रखिएगा, और शादी होने के बाद तो क्या होगा वो सबको पता है। चलिए, अब आ जाइए, आइए अब पढ़ते हैं। अब हो गया बहुत, आज सुबह से गुस्सा में है समझे, इसलिए पहले जो है हंसा देते हैं। चलिए, बिल्कुल आप ही के जैसा पढ़ाते थे, मेरा विद्यार्थी था तो हमारे जैसा ही न पढ़ाएगा। चलिए आइए, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव अब इस चैप्टर के बाद पक्का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, अब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है? हैं? और किताब जो है, कौन किताब ऑब्जेक्टिव का नहीं आया है, आ जाएगा इस चैप्टर के बाद। अब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सही में करवाएंगे, मजाक नहीं। एगो लड़का बोल रहा है सर हम शादी के बाद भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, शादी के बाद ध्यान नहीं रखता है, आज नहीं पूछेंगे, आज ये पूछेंगे। पिछले क्लास में पूछे थे क्या? पूछे थे, पीटे भी थे नहीं, तब नहीं पीटेंगे, नहीं जब पीटती हैं तब नहीं पीटेंगे। अब आइए पढ़ते हैं, आइए अब देखिए। क्वेश्चन कौन चीज का? ओ, और रिवीजन वाला आए तोरी का कहां है? अच्छा, जो पढ़ाई थे दीजिए, बोलिए करके रिवीजन करवा देते दी। कौन 8 से 10 वाला टेस्ट के विषय में सोनू जी पूछ रहे हैं? 8 से 10 वाला के विषय में पूछ रहे हैं तो हाँ, 8 से 10 वाला, हाँ सोमवार बुधवार शुक्रवार। और अगर शनिवार वाले टेस्ट के विषय में भी पूछ रहे हैं तो शनिवार वाला भी टेस्ट तो सोमवार से शुक्रवार होता है। हाँ चलिए, बताइएगा। अशोक का एक स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के मेरठ में एगो हरियाणा के टोपरा में था। मेरठ से दिल्ली और टोपरा से दिल्ली कौन लाए? फिरोज शाह। अच्छा, अशोक के स्तंभ लेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद में कौन लाया? कौन? अच्छा, अशोक अपनी कौन पत्नी से सबसे ज्यादा प्रभावित? अच्छा, अशोक का कौन सा अभिलेख जो है उसका विषय आर्थिक था? रूमीदेई ना, रूमीदेई ना, रूमीदेई। अशोक के अभिलेख जो पाकिस्तान में मिले हैं उसमें कौन लिपि का प्रयोग हुआ?
ग्रीक और लिपि पूछे हैं, अफगानिस्तान बोले हैं, क्या बोले थे? पटना बोल दिए, बक्सर बोल दिए, पाकिस्तान बोल दिए। ओ, अशोक के अभिलेख जो अफगानिस्तान से मिले हैं उसमें कौन लिपि का? ग्रीक और अच्छा, अशोक का निधन कब हुआ है? 232 ईस्वी। अच्छा, अशोक की भांति जो है देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि कौन? मौर्य वंश के अंतिम शासक। मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण अयोग्य। अच्छा, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ की चर्चा की? 18 न। कितने अध्यक्ष? 26 न। धर्म एवं दान विभाग के प्रधान क्या कहलाते थे? पुरोहित। क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? सैन्य विभाग के प्रधान। सैन्य विभाग के प्रधान। राजा का उत्तराधिकारी। राजस्व विभाग का प्रधान। समाहर्ता। राजस्व विभाग का प्रधान। राजकीय कोषाध्यक्ष। सन्नी। फौजदारी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रदेष्टा न। दीवानी न्यायालय क्या? व्यवहारिक न। याद हो गया ना? चलिए अब आ जाइए, अब आइए पढ़ते हैं। चलिए, आपको जो है 18 तीर्थों में 2, 4, 5, 10 पता नहीं 7, 8 जितना बताए होंगे, उसके अलावा जो है 2, 4, 5, 10 और भी तीर्थ जो है आप जान लीजिए, समझ गए, जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। देखिए, हर कुछ परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होता नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जरूर होता है। तो जो क्वेश्चन बैंक है ना, हो क्वेश्चन बैंक देख करके एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ ये पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है, समझ गए। तो ये चीज है। संस्थान के बुक से होमवर्क, हाँ आप लोग के बैच में संस्थान के बुक से होमवर्क नहीं दे रहे हैं, लेकिन देंगे लगभग। अब हमको लगता है सब लोग बुक खरीद लिए होंगे। क्या सब लोग बुक खरीद लिए हैं? सुबह वाले फाउंडेशन बैच में होमवर्क देना शुरू कर दिए हैं। सुबह वाले फाउंडेशन बैच में, सुबह वाले में दे रहे हैं, शाम वाले में नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग के बैच में भी देंगे, आपको जो है देंगे, आपके भी बैच में देंगे, सोमवार से देंगे, अगले वीक से देंगे या आज से दे देंगे। अमित कुमार रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा है, तो आप जो है इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है? इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है? सुरभि कुमारी आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं कभी, कभी मैसेज तो आप कीजिए। चलिए, बुक नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा। हो गया, कमेंट हटाइए महाराज, क्या चाहते हैं, नहीं पढ़ाए हम। कमेंट हटाइए। लक्ष्मी चौधरी मेरा खरीदिए, यूनिक का है, फुनिक का है, खरीदिए मेरा जाकर के, हटाइए। हाँ आइए, अब हम अपना बुक ले आए हैं, यूनिके पर टिकी हुई है, बकलोल भी। वो लड़का है, लड़की ना है। चलिए देखिए, अब जैसे कि आपने देखा, प्रदेष्टा हो गया, व्यवहारिक हो गया, इसके बाद जो है युवराज हो गया, पुरोहित हो गया। इन पदाधिकारियों के अलावे एक आपको कर्मांतिक था, समझ गए? एक आपको कौन था? कर्मांतिक। कर्मांतिक, कर्मांतिक, समझिए, कर्मांतिक। कर्मांतिक जो है उद्योग और कारखाना विभाग के जो अध्यक्ष होते थे। जानते हैं, मौर्य काल में उद्योग सबका भी विकास हो चुका था, उद्योग सबका भी विकास हो चुका था। और मौर्य काल के दौरान जितने भी उद्योग का विकास हुआ था, उन सभी उद्योगों में जो सबसे प्रमुख उद्योग मौर्य काल का माना जाता था, वह सूती वस्त्र उद्योग माना जाता था। सूती वस्त्र उद्योग मौर्य काल का जो सबसे प्रमुख उद्योग माना जाता था, वह आपको सूती वस्त्र उद्योग माना जाता था। तो मौर्य काल के अंतर्गत
जो उद्योग और कारखाना के प्रधान होते थे उनको कर्मांतिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कर्मांतिक। फिर आपको एक होता था दंडपाल, समझ गए, एक होता था दंडपाल। खैर ये महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं, समझ गए, लेकिन लिखाने वक्त हम लिखाएंगे नहीं। दंडपाल नहीं है महत्वपूर्ण, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। दंडपाल कर्मांतिक महत्वपूर्ण है। उद्योग एवं कारखाना विभाग के प्रधान जो है मौर्य काल में कर्मांतिक कहलाते थे। जो 18 तीर्थ है उस 18 तीर्थ में कर्मांतिक महत्वपूर्ण है। आगे है दंडपाल। दंडपाल जो है सेना, समझ गए, मौर्यों के पास जो है बहुत बड़ी सेना थी। मौर्यों के पास बहुत बड़ी सेना थी। और जो यूनानी विद्वान है, जो यूनानी इतिहासकार है, यूनानी इतिहासकार यहां तक कहता है कि मौर्यों के पास नंदों से बहुत बड़ी सेना थी। नंदों के पास नंदवंश जो कि घनानंद हो गए, महापदम नंद हो गए, नंदों के पास, नंदवंश के शासकों के पास एक बड़ी सेना थी। नंदों की सेना से भी तिगुनी बड़ी थी, 3 गुनी ज्यादा बड़ी थी। नंदों की सेना से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा मौर्यों का सेना था, समझ गए। और कुछ यूनानी विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख, उस समय 6 लाख अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उस समय 6 लाख सेना चंद्रगुप्त मौर्य के पास हुआ करता था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन सैनिकों के माध्यम से पूरे भारत को रोंद डाला। पूरे भारत को रोंद डाला मतलब पूरे भारत का अभियान कर डाला और सभी राजाओं को पराजित करते हुए संपूर्ण भारत को अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। हम आपको जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा रहे थे तो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाते हुए, जब हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा रहे थे तो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाते हुए हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कश्मीर से लेकर कर्नाटक, बंगाल से लेकर ईरान, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो अपनी सेना के बदौलत किया था, सेना के बदौलत किया था। बहुत बड़ी सेना थी उसके पास, उस सेना की बदौलत ही ऐसा किया था। और एक विद्वान है, एक यूनानी विद्वान है, उसका नाम है जस्टीन। क्या नाम है? जस्टीन। यूनानी विद्वान का नाम है जस्टीन। और जस्टीन नामक यूनानी विद्वान लिखते हैं कि, जस्टीन नामक यूनानी विद्वान जो है आपको लिखते हैं कि मौर्यों की सेना डाकुओं की सेना हुआ करती थी। यानी मौर्यों की सेना को डाकुओं की सेना कहकर पुकारा किसने? जस्टीन ने। या मौर्यों की सेना को डाकुओं का सेना किसने कहा? तो जस्टीन ने। किसने कहा? जस्टीन ने कहा, समझ गए। तो याद रखिएगा। अब यहां पर जो दंडपाल बता रहे थे वहां पर आ जाइए। सेना, जब सेना अभियान पर निकलता था, जैसे मान लिया जाए आप पटना से घर जा रहे हैं, घर पर 1 सप्ताह रहना है, तो जाने वक्त अपना बैग समेटते हैं ना, 4 गो जींस डालिएगा, 4 गो शर्ट डालिएगा, 4 गो किताब डालिएगा, समझ गए। लेकिन किताब निकाल के पढ़िएगा नहीं। ये एकदम हर विद्यार्थी का जन्मसिद्ध अधिकार है। किताब वो डाल के ले जाएगा घर, निकाल करके पढ़ेगा नहीं तो दिक्कत ना हो जाएगा। निकाल के पढ़ लीजिएगा, बट भारी दिक्कत हो जाएगा। लीजिए फोन रिसीव कीजिए, हाँ, समझे। तो ये चीज है। वैसे ही अगर मान लिया जाए फिर घर पे 1 सप्ताह रहे, फिर घर से पटना आना है, तो फिर अपना बोरा बिस्तर समेटिएगा, समझ गए। गेहूं चावल लीजिएगा, अपना ला दिएगा, कपार पे आ जाइएगा, हाँ या ना। तो उसी प्रकार से जो है सेना, जब सेना अभियान पर निकलता था तो सेना के सामान को एकत्रित करने का काम जो करते थे, सेना के सामान को एकत्रित करने का जो काम करते थे उसी को दंडपाल कहा जाता था, समझ गए। सेना के सामान को एकत्रित करने वाले अधिकारी ही दंडपाल कहलाता था। महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे आपको एक दुर्गपाल होता था, दुर्गपाल होता था। दुर्गपाल के बाद एक आपको अंतःपाल होता था, अंतःपाल होता था। और एक आपको दोवारिक होता था, दोवारिक होता था, समझ गए। दोवारिक होता था। दुर्गपाल जो राजकीय दुर्ग होता था, जो राजकीय किला होता था, राजकीय दुर्ग मतलब राजकीय किला। अब जब कोई शासक
अपना साम्राज्य बसाता था तो उस साम्राज्य की रक्षा को लेकर वह उस साम्राज्य के चारों तरफ किलाबंदी कर देता था। आप नहीं समझेंगे लेकिन समझ जाइएगा 1 मिनट में। जैसे कल के डेट में आपको अगर जाकर के नौकरी हुआ या आप पैसा कमाने लगे, नौकरी नहीं भी होगा तब पर भी पैसा कमाने ही लगिएगा, जरूरी नहीं कि नौकरी होना ही चाहिए, कोई जरूरी ना है, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि कल के डेट में जाकर के आप पैसा उसा कमाने लगे तो आप अपना घर बनाइएगा, और घर बनाइएगा तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है, बहुत ज्यादा टेंस रहता है, वो बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, घर बना लिए हैं उसकी रक्षा कैसे होगा। तो आप देखते होंगे लोग जो है चारों तरफ से दीवार दे देता है, 4 दीवारी दे देता है, समझ गए, उस पे कांटी दे देता है, उस पे शीशा दे देता है, ये सब काम करता है लोग, समझ गए। ये जो कांटी देता है, ये शीशा देता है, ये बड़ी खराब आदमी होता है, समझ, जो इस प्रकार का काम करता है, समझ गए। तो चलिए छोड़िए, वो तो दूसरा चीज है, वहां पे नहीं जाना है। तो आप इस बात को समझिएगा, जैसे आप अपने घर की रक्षा के लिए उसको चारों तरफ से घेर देते हैं, 4 दीवारी दे देते हैं, 4 दीवारी दे देते हैं। अगर पैसा है, ज्यादा पैसा वाला है तो ईटा का अपना 4 दीवारी देते हैं, कम पैसा वाला है तो जो है बांस का जो है फट्टी काट करके ढड्डी से घेर देते हैं, ढड्डी से घेरा जाता है। तो जैसे आप अपने घर की सुरक्षा को लेकर जो है चारों तरफ से उसको घेर देते हैं, चारों तरफ से उसको क्या कर देते हैं, घेर देते हैं। तो उसी प्रकार से जो है, जो राजा होता था, राजा अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर के उसका किलाबंदी कर देता था, उसी को राजकीय दुर्ग कहा जाता था। जैसे जेल देखे हैं, जेल, अरे जेल नहीं देखे हैं, अपराधी सब जहां पर जाता है, समझ जाता है ना, हाँ वही जेल ना, हम जेल बोल रहे थे ना, हम ई बोल रहे थे, होगा ई जेल, समझ गए। जेल देखे हैं ना, चारों तरफ से घेरा हुआ होता है ना जी, बड़ा बड़ा बाउंड्री होता है ना जी, और हर यानी ऊंचाई पर जो है बंदूक लेकर के सैनिक खड़ा रहता है ना, हाँ रहता है, समझ गए। तो अब आप समझिएगा, अब तो आप समझ ही गए होंगे। कहने का मतलब यह है कि जो राजा का राज्य होता था, राजा अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर जो है उसका चारों तरफ से किलाबंदी कर देता था, उसी को राजकीय दुर्ग कहा जाता था। और राजकीय दुर्ग की रक्षा करने के लिए कुछ सैनिकों को लगा दिया जाता था। तो राजकीय दुर्ग की रक्षा करने हेतु जो सैनिक लगे होते थे, उन सैनिकों में जो सबसे प्रमुख सैनिक होते थे उसी को दुर्गपाल कहा जाता था। यानी हम लोग ये बात कह सकते हैं कि राजकीय दुर्ग का रक्षक, राजकीय दुर्ग का रक्षक, समझ गए। इसके बाद अंतपाल भी एक सैन्य अधिकारी ही होता था, इसका भी काम रक्षा करना ही होता था। सीमावर्ती क्षेत्रों की जो रक्षा करता था, जैसे आज के डेट में बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, ये सब ऐसे पुलिस है जो हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करता है, समझ गए, भारत की बॉर्डर की सुरक्षा करता है। उसी प्रकार से जो है मौर्य काल के अंतर्गत जो सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करने वाले रक्षक होते थे, उन्हीं को अंतःपाल कहा जाता था। तो सीमावर्ती क्षेत्रों का रक्षक अंतःपाल कहलाता था। फिर द्वारिक, राजकीय द्वार का रक्षक जो है आपको द्वारिक कहलाता था। राजकीय द्वार का रक्षक क्या कहलाता था, द्वारिक कहलाता था। यानी राजा का जो अपना राज दरबार होता था, उस राज दरबार की रक्षा जो सैनिक किया करते थे उसी को द्वारिक कहा जाता था। इसके बाद जो है एक आपको आटविक होता था, वन विभाग का प्रधान अधिकारी आटविक कहलाता था। फिर एक आपको एग्रोनोमाई होता था। एग्रोनोमाई की अगर हम लोग बात करें तो जो सड़क निर्माण अधिकारी होते थे, सड़क निर्माण अधिकारी को ही एग्रोनोमाई कहा जाता था। सड़क निर्माण अधिकारी को जो है एग्रोनोमाई कहा जाता था, समझ गए। तो ये सब है प्रमुख पदाधिकारी, इसको आप याद रखिएगा। अब तीर्थों के अलावे
18 तीर्थों के अलावे जो है 26 अध्यक्ष हुआ करता था। 18 तीर्थों के अलावे जो है आपको 26 अध्यक्ष हुआ करता था। 26 अध्यक्ष हुआ करता था। और जो 26 अध्यक्ष हुआ करता था उन 26 अध्यक्षों में कुछ प्रमुख है, जैसे कि एगो पोतवाध्यक्ष, मापतौल विभाग का प्रधान, मापतौल विभाग का प्रधान जो है पोतवाध्यक्ष कहलाता था। फिर आपको एक होता था पन्याध्यक्ष, वाणिज्य व्यापार विभाग का अध्यक्ष, वाणिज्य व्यापार विभाग का अध्यक्ष जो है, वाणिज्य व्यापार विभाग का अध्यक्ष जो है आपको पन्याध्यक्ष कहलाता था। फिर एक होता था आपको सुराध्यक्ष, शराब खाने का प्रधान, शराब खाने, समझ गए, शराब खाने का प्रधान या शराब खाने का अध्यक्ष सुराध्यक्ष कहलाता था। फिर अगला एक होता था सूनाध्यक्ष, समझ गए, अगला एक कौन होता था? सूनाध्यक्ष। बूचर खाने का प्रधान, बूचर खाना समझते हैं, जहां पर बकरी गाय ये सब काटा जाता है उसी को बूचर खाना कहा जाता है। बूचर खाना के प्रधान को जो है या बूचर खाना के अध्यक्ष को सूनाध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद जो है आगे होता था एक सीताध्यक्ष, जो सरकारी भूमि होता था न हो, सरकारी भूमि की देखरेख करने वाला जो अधिकारी होता था उसी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। सरकारी भूमि की देखरेख करने वाला अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। इसके बाद सीताध्यक्ष के बाद जो है एक होता था लक्षणाध्यक्ष। एक क्या होता था? लक्षणाध्यक्ष। टकसाल विभाग के प्रधान, टकसाल, देखिए टकसाल क्या होता है समझते हैं आप लोग? अरे ये सब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये सब समझ रहे हैं, समझाना होगा। टकसाल विभाग यहां पर आप समझिएगा, देखिए जहां पर रुपया की ढलाई होती थी, जैसे आज के डेट में प्रिंटिंग प्रेस है, आज के डेट में जो है आपको प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर पैसा छापा जाता है, समझ गए, जहां पर पैसा छापा जाता है। उसी प्रकार से जो है उस समय में सोना, चांदी, तांबा इन धातुओं का मुद्रा बनाया जाता था और इन धातुओं को मुद्रा के रूप में जो है ढाला जाता था। इन धातुओं को मुद्रा के रूप में क्या किया जाता था? ढाला जाता था। तो टकसाल जो है वह स्थान जहां मुद्रा की ढलाई होती थी, जहां मुद्रा की ढलाई होती थी उसी को जो है आपको टकसाल कहा जाता था। और देखिए मौर्यकाल की अगर आप बात करेंगे तो मौर्यकाल में जो है आपको सोना के मुद्रा, चांदी के मुद्रा, तांबा के मुद्रा, तीनों धातुओं के मुद्रा का प्रचलन जो है मौर्य काल में देखने को मिला है। तो मौर्य काल में सोना के मुद्रा का भी प्रचलन देखने को मिला है, चांदी के मुद्रा का भी प्रचलन देखने को मिला है और तांबा के मुद्रा का भी प्रचलन देखने को मिला है, समझ गए। तो मौर्य काल में जो सोना का मुद्रा होता था उसको सुवर्ण कहा जाता था। इसके बाद जो चांदी का मुद्रा होता था उसको पन, धरन या कारसापन, पन, धरन या कारसापन कहा जाता था। और जो तांबा का मुद्रा होता था इसको काकनी और मासक कहा जाता था, काकनी और मासक कहा जाता था। देखिए आप इस बात को समझिए, जैसे आज 10 रुपया का भी मुद्रा प्रचलन में है, 50 का भी है, 200 का भी है, 500 का भी है, 2000 का भी है। लेकिन 2000 का मुद्रा मार्केट में नजर आता है आपको? नहीं आता है, खोजनियों से नहीं मिलेगा। सब ब्लैक मनी वाला सब जो है ना सब पचा लिया है, समझ गए। सब 2000 का मुद्रा जो है रख लिया है, समझ गए। लेकिन 500 का मुद्रा बहुत ज्यादा प्रचलन में आपको देखने को मिल जाएगा। 500 का मुद्रा बहुत ज्यादा प्रचलन में आपको देखने को मिल जाएगा। कहने के लिए तो 200, 500, 2000, 20, 50, 100 सब मुद्रा प्रचलन में है। लेकिन मार्केट में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो मुद्रा राउंड करता है वो 500 का मुद्रा है। तो उसी प्रकार से कहने के लिए तो सोना, चांदी, तांबा सब धातु के मुद्रा का प्रचलन था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलन में जो मुद्रा था वह मुद्रा था आपको चांदी का मुद्रा। वह मुद्रा था आपको चांदी का मुद्रा, सबसे ज्यादा प्रचलन में चांदी का मुद्रा था। और जब आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा,
मौर्य काल में सबसे प्रचलित मुद्रा कौन था? तो आंसर हो जाएगा पन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पन। ऑप्शन में देता है पन, पन के बाद देगा आपको सुवर्ण, सुवर्ण के बाद देगा रुपया, रुपया के बाद आपको देगा काकनी। अब इसमें चुनना है तो आंसर क्या हो जाएगा? पन। क्या हो जाएगा? पन। पन हो जाएगा। और जैसे आज आप देखते होंगे कि दाल में, चावल में मिलावट किया जाता है। जैसे दाल में क्या मिलाया जाएगा? कंकर। चावल में क्या मिलाया जाएगा? कंकर। समझ गए? दाल चावल सब में कंकर मिलाया जाता है। समझ गए? और लगभग देखिए मुसल्लपुर हाट में जितना भी सामान मिलता है ना, सब मिलावटी है। सही बता रहे हैं हम आपको। आप जो देखते हैं एकदम हरा भरा, कभी काल दोपहर के टाइम में आप मुसल्लपुर हाट में जाइएगा, रंग घोरता है। समझ गए? और उसमें डुबाता है, उसको निकाल करके रख लेता है। आपको तो एकदम हरा भरा नजर आएगा। हाँ, जो भी करे करता है। हम तो बोल दिए सीधा, मुसल्लपुर हाट में जो भी मिलता है सब मिलावटी है। समझ गए? तो इसलिए मैक्सिमम प्रयास कीजिए घर से सब चीज ला करके खाने का, ज्यादा बेटर हो। चलिए सुनिए, आओ सुनिए सुनिए। जैसे जैसे चावल में जो है पत्थर, दाल में पत्थर, उसी प्रकार से जो है जब मुद्रा बनता था ना, तो होता ये था, चांदी में तांबा मिला दिया। समझ गए? चांदी में तांबा मिला दिया। सोना में चांदी मिल सकता है नहीं। समझ गए? लेकिन फिर भी मिला दिया जाता था। यानी जो है मुद्रा में जैसे शुद्ध सोना का मुद्रा नहीं होता था, उसमें कुछ ना कुछ मिला दिया जाता था। तो ये जो मिलावटी मुद्रा मार्केट में प्रचलन में आ गए थे मौर्य काल में, उसकी देखरेख हेतु, यानी मिलावटी मुद्रा का प्रचलन ना हो सके, मिलावटी मुद्रा मार्केट में ना आ सके, उसकी देखरेख हेतु जो है मुद्रा के निरीक्षण को लेकर के एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। और मुद्रा के निरीक्षण को लेकर के जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, उसे कहा जाता था रूप दर्शक। उसे कहा जाता था रूप दर्शक। क्या कहा जाता था? रूप दर्शक। समझ गए? रूप दर्शक कहा जाता था। रूप दर्शक। समझ गए? रूप दर्शक कहा जाता था। यानी जो मुद्रा की देखरेख करता था, जो मुद्रा का निरीक्षण करता था, मुद्रा का निरीक्षण करता था, उसे रूप दर्शक कहा जाता था। समझ गए? तो ये बात भी आप याद रखिएगा। लक्षणाध्यक्ष के बाद जो है, इसके बाद आगे होता था, लक्षणाध्यक्ष के बाद जो है आगे आपको बबीताध्यक्ष, या भी नंबर हो, पता नहीं अब क्या नंबर है, बबीताध्यक्ष। बबीताध्यक्ष, बबीताध्यक्ष। देखिए चारागाह समझते हैं? चारागाह, चारागाह, चारागाह जो है एक प्रकार का हरा भरा भूभाग होता था। चारागाह भूमि एक प्रकार का हरा भरा भूभाग होता था, जहां उस समय के पशुपालक, यानी मौर्य काल के पशुपालक अपना पशु लेकर वहां पर चराने जाता था, वहां पर चराने जाता था। उसी को चारागाह कहा जाता था। यानी सीधा समझिए ना, अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते होंगे तो वैसा इलाका जहां पर आपके गांव के लोग जो है अपना गाय, भैंस, बैल, बकरी ये सब ले जा करके चराता है, मतलब उसको जो है खिलाता है, टहलाता है, जो भी कहना है आप कहिए। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? तो उसी को चारागाह कहा जाता था। और चारागाह भूमि के जो प्रधान होते थे, चारागाह भूमि के जो प्रधान होते थे, उसी को बबीताध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बबीताध्यक्ष। समझ गए? बबीताध्यक्ष कहा जाता था। तो ये जो है कुछ प्रमुख अध्यक्ष है जिसको आपको लिखना है और साथ ही साथ जो है आपको याद भी करना है। तो अब यहां तक कुछ चीजों को पहले लिखिए। उसी में जहां पर आप लिख रहे थे उसी से आगे लिखिएगा। कर्मांतिक,
कर्मांतिक, बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखिए, छापिए। कर्मांतिक, कर्मांतिक क्या हुआ जी? बोतल नहीं संभल रहा है, दीजिए हमको, दे दीजिए। बकलोलवी सब। कर्मांतिक लिखिए। उद्योग और कारखाना, उद्योग और कारखाना के प्रधान, आटविक लिखा है, आटविक, आटविक लिखा है, लिखिए आटविक, आटविक, आटविक लिखिए, आटविक लिखिए। वन विभाग का प्रधान, वन विभाग का प्रधान, वन विभाग का प्रधान, वन विभाग का प्रधान। आगे लिखिएगा एग्रोनोमाई, 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 एग्रोनोमाई डैश देकर सड़क निर्माण अधिकारी, एग्रोनोमाई डैश देकर सड़क निर्माण अधिकारी। आगे दुर्गपाल, दुर्गपाल राजकीय दुर्गों का रक्षक, दुर्गपाल राजकीय दुर्गों का रक्षक। दुर्गपाल राजकीय दुर्गों का रक्षक। आगे दोवारिक, 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 दोवारिक राजकीय द्वार का रक्षक, राजकीय द्वार का रक्षक। हो गया बस, अब छोड़िए, कितना लिखिए। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा अध्यक्ष, नीचे से हेडिंग मारिएगा प्रमुख अध्यक्ष, नीचे से हेडिंग मारिएगा प्रमुख अध्यक्ष, प्रमुख अध्यक्ष, नीचे से हेडिंग मारिएगा प्रमुख अध्यक्ष, प्रमुख अध्यक्ष, प्रमुख अध्यक्ष। अब एक नंबर में पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष डैश देकर, डैश देकर पोतवाध्यक्ष डैश देकर मापतौल विभाग का अध्यक्ष, डैश देकर मापतौल विभाग का अध्यक्ष, डैश देकर मापतौल विभाग का अध्यक्ष, डैश देकर मापतौल विभाग का अध्यक्ष। आज 5 से 7 में कुटाई करेंगे, 5 से 7 में नए कूटे थे, सॉरी 7 से 9 में कूटेंगे, 5 से 7 में तो कूटे थे पिछला क्लास में। डेली डेली कूटना भी ठीक नहीं ना। आज 7 से 9 में पक्का कूटेंगे। आज पहले ये से मूड बनैले हैं, 10 से 12 वाला टारगेट में पूरे क्लासे उनको कूट दिए, समझे। तीन टुकड़ा हो गया था। 2 नंबर में पन्याध्यक्ष, 2 नंबर में पन्याध्यक्ष। अभी ने 7 से 9 वाला भाग जाएगा, आगे में नहीं बैठेगा, पीछे ये साज कूटेंगे हम। पन्याध्यक्ष डैश देकर वाणिज्य और व्यापार विभाग के प्रधान, वाणिज्य और व्यापार विभाग के प्रधान, वाणिज्य और व्यापार विभाग के प्रधान। अब पढ़ाए हैं तो कभी कभी पूछबो न करेंगे, तब पूछना तो हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, समझे। पन्याध्यक्ष वाणिज्य और व्यापार विभाग का प्रधान,
वाणिज्य और व्यापार विभाग का प्रधान। आगे सुराध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सुराध्यक्ष शराब खाने का प्रधान, सुराध्यक्ष शराब खाने का प्रधान, सुराध्यक्ष शराब खाने का प्रधान, सुराध्यक्ष शराब खाने का प्रधान। आगे सुनाध्यक्ष बुचर खाने का प्रधान, सुनाध्यक्ष बुचर हाय तो पाटलिपुत्रे में न रोक लगाया था, सब जगह रोक थोड़े लगाया था। अशोक स्वयं रहता था पाटलिपुत्रा में, यानी पटना में, वो उसका राजधानी नगर था, वहां पर रोक था। और अशोक के साम्राज्य में सिर्फ पाटलिपुत्रा थोड़े था, नहीं था, कश्मीर भी था, बंगाल भी था, मालवा भी था, गुजरात भी था, तो उन सभी क्षेत्रों में था, यानी बुचर खाना। सुराध्यक्ष शराब खाने का प्रधान, सुनाध्यक्ष बुचर खाने का प्रधान, सुनाध्यक्ष बुचर खाने का प्रधान, बुचर खाने का प्रधान। सीताध्यक्ष सरकारी भूमि का प्रधान, सरकारी भूमि का प्रधान, सरकारी भूमि का प्रधान, सरकारी भूमि का प्रधान। लक्षणाध्यक्ष टकसाल विभाग का प्रधान, 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 लक्षणाध्यक्ष टकसाल विभाग का प्रधान। बबीताध्यक्ष चारागाह भूमि का प्रधान, बबीताध्यक्ष, बबीताध्यक्ष चारागाह भूमि का प्रधान। देखिए एगो लड़का को उस रोज कूटे थे, वो देखिए आज से पीछे में बैठने लगा है, ऊंचे टोपी वाला कूटे थे ना, जगह नहीं मिला। अच्छा हम सब समझते हैं, देख रहे हैं कुटाई का असर, कुटाई का असर पड़ता है। क्या लिखे हैं? बबीताध्यक्ष चारागाह विभाग का प्रधान, गणिकाध्यक्ष, एक और लिखिए गणिकाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष वेश्यालय का प्रधान, गणिकाध्यक्ष वेश्यालय का प्रधान, वेश्यालय का प्रधान, गणिकाध्यक्ष वेश्यालय का प्रधान। और जानते हैं मौर्य काल में वेश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, यानी वेश्यावृत्ति को राजा संरक्षण प्रदान किया हुआ था। और मौर्य काल में वेश्यावृत्ति को संरक्षण राजा ने प्रदान किया था, व्यापक स्तर पर वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। और वेश्यालय का जो प्रधान हुआ करती थी उसी को गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणिकाध्यक्ष। और बेसिया को गणिका कहा जाता था, बेसिया को गणिका कहा जाता था। समझ गए? तो अब नीचे से हेडिंग मारिएगा मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था में लिखाएंगे, काहे टेंशन लेते हैं, हाय मेरे दिमाग में, समझे? लिखिए मुद्रा व्यवस्था, लिखिएगा मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था लिखिए। मौर्य काल में, मौर्य काल में, मौर्य काल में सोना चांदी, सोना चांदी और तांबे, मौर्य काल में सोना चांदी और तांबे, मौर्य काल में सोना चांदी और तांबे के मुद्रा का प्रचलन, मौर्य काल में सोना चांदी और तांबे के मुद्रा का प्रचलन
प्रचलन हुआ करता था। इन धातुओं में सबसे प्रचलित चांदी धातु का मुद्रा था। चांदी धातु का मुद्रा था जिसे पन धरण या कारसापन, जिसे पन ऑब्लिक धरण ऑब्लिक कारसापन, जिसे पन ऑब्लिक धरण ऑब्लिक कारसापन, जिसे पन ऑब्लिक धरण या कारसापन कहा जाता था। कारसापन कहा जाता था। कारसापन कहा जाता था। वहीं सोना के मुद्रा को सुवर्ण, सोना के मुद्रा को सुवर्ण और तांबा के मुद्रा को काकिनी या मासक कहा जाता था। और तांबा के मुद्रा को काकिनी या मासक कहा जाता था। और तांबा के मुद्रा को काकिनी या मासक कहा जाता था। और तांबा के मुद्रा को काकिनी या मासक कहा जाता था। और तांबा के मुद्रा को काकिनी या मासक कहा जाता था। काकिनी या मासक कहा जाता था। एनओटी नोट देकर लिखिए। नोट देकर लिखिए, डैश देकर। मुद्राओं के निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। मुद्राओं के निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। लिख लिए। चलिए अब गुरुजी लोग सुनिए, देखिए। है सुनिए नो, क्या कर रहे हैं, सुनिए। जैसे आज जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, आज जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था में आप देखेंगे सेना है। सेना ना है? बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, ये सब सेना है ना जी? सेना है। दूसरी बात, गुप्तचर एजेंसी है आज भारत ना है ना? रॉ, आईबी, ये सब गुप्तचर एजेंसी ना, गुप्तचर एजेंसी है, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, राष्ट्रपति है। तो आज जो आपको प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलता है ना, फिर इसके अलावे एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब है ना जी? ये सब, यही सब चीज तो प्रशासन का अंग है, शासन प्रशासन का अंग है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, गुप्तचर एजेंसी हो गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद हो गए।
तो आज जिस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है, उस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था की नींव सर्वप्रथम मौर्य काल में पड़ी थी। मौर्य काल में, और मौर्य काल में आप समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, आपके ऊपर से निकल जाएगा। मौर्य काल में जिस प्रशासनिक व्यवस्था की नींव पड़ी थी, मौर्य काल में जिस प्रशासनिक व्यवस्था की नींव पड़ी थी, वही प्रशासनिक व्यवस्था परिवर्तित, संशोधित और सारगर्भित रूप में आज देखने को मिलता है। आज देखने को मिलता, मतलब आज की प्रशासनिक व्यवस्था की नींव मौर्य काल में ही पड़ चुकी थी। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, धीरे धीरे उन्हीं चीजों का विकास हुआ, और उन्हीं चीजों का विकास होते होते आज हम लोग यहां तक पहुंच पाए हैं। जैसे आज गुप्तचर एजेंसी है, न्यायिक संस्था है, सैन्य व्यवस्था है, उसी प्रकार से मौर्य काल में भी गुप्तचर संस्थाएं हुआ करती थी, गुप्तचर विभाग हुआ करता था, न्यायालय हुआ करता था, सैन्य व्यवस्था हुआ करता था गुप्त शासकों के पास। जैसे आज हमारी सेना 3 वर्गों में विभाजित है, थल सेना, नौसेना, वायु सेना, उसी प्रकार से जो मौर्यकालीन सेना थी वह भी 3 वर्गों में विभाजित थी। पुश्तैनी सेना, भाटक सेना, नगरपालिका सेना। पुश्तैनी सेना, भाटक सेना, नगरपालिका सेना। मतलब आप समझिएगा, भारत में सर्वप्रथम जिस कालखंड में वास्तविक प्रशासनिक संस्थाओं का उदय हुआ था, वह कालखंड है मौर्य काल। वह कालखंड है मौर्य। समझे हैं आप इस? हमको तो नहीं लगता है आप समझे, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। समझ गए? मतलब गोनू झाने हैं आप लोग, हमारा स्टाफ सब गोनू झा है, ठीक है। उसको बोलेंगे एक बार ऑफिस जाने के लिए कि ऑफिस में देखिए क्या क्या हो रहा है, तो एक बार में देख के आएगा कि कौन कौन इंक्वायरी दे रहा है। फिर आएगा, पूछेंगे कौन इंक्वायरी दे रहा है, कौन बैठा हुआ है, बताएगा ये इंक्वायरी दे रहा था, उसका तो हम देखवे नहीं कि वो क्या कर रहा था। समझिएगा। फिर वो दूसरा को देखने जाएगा, और फिर तीसरा के विषय में पूछेंगे तो फिर तीसरा को देखने जाएगा। हमारा सब स्टाफ गोनू झा है। अभी यहाँ पे कोई नहीं होगा, गेट पे कोई नहीं होगा, सब जानते हैं जहां पे हम बैठते हैं वहां पर बैठ करके खैनी लटा के बतिया रहा होगा। समझे? है कोई नहीं होगा। हाँ, तो वो नया है, उसको तो हम जानबो नहीं करते हैं। समझिएगा। आपको तो हम जानबो नहीं करते हैं कि आप मेरे यहाँ रह रहे हैं, हमको तो पता नहीं चलता है कौन कौन लोग आ जाता है। देखिए कोई है, देखिए कोई है, नहीं ना है? हाँ, हमको पता है कोई नहीं होगा, सब गोनू झा है। अब सुनिएगा, पिछले क्लास में भी हम इस बात की चर्चा किए थे। आप याद कीजिए, पिछले क्लास में हम बताए थे, ये बात बताए थे, 2 प्रकार के न्यायालय। देखिए, एक बात तो यह है कि मौर्य काल में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली थी। यह बात पिछले क्लास में हम बताएं। तो राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन था। अंतिम रूप से सब निर्णय राजा लेता था। अंतिम रूप से सब निर्णय कौन लेता था? अंतिम रूप से सब निर्णय कौन लेता था? हाँ? और मौर्य काल में सबसे बड़ा न्यायाधीश भी राजा ही होता था। मौर्य काल में सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा ही होता था। और हर कालखंड, चाहे वह मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, संगम काल हो, या कोई भी कालखंड,
जिसमें राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन है। जिस भी राजवंश में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन होता है, उन राजवंशों में सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा ही होता है। तो मौर्य काल में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन था, जिस वजह से मौर्य काल में सबसे बड़े न्यायाधीश राजा ही थे। सबसे बड़े न्यायाधीश कौन थे? सबसे बड़े न्यायाधीश कौन थे? राजा थे। सबसे बड़े न्यायाधीश राजा थे। ठीक है। अब इसके अलावे दो न्यायालय था। एक था धर्मस्थीय और एक था कंटक शोधन। कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय उस न्यायालय को कहा जाता था जिस न्यायालय में फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी। फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी। और कंटक शोधन न्यायालय उस न्यायालय को कहा जाता था जिसमें दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी। जिसमें दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी। समझ गए? इसके अलावे अगर आप न्यायिक व्यवस्था में देखेंगे तो न्यायिक व्यवस्था में जो है, न्यायिक व्यवस्था तो आप देख लिए, गुप्तचरी व्यवस्था, गुप्तचरी व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार का संस्था हुआ करता था। एक होता था संस्था और एक होता था संचार। एक होता था संस्था और एक होता था संचार। संस्था वैसे गुप्तचर जो एक जगह रहकर गुप्तचरी किया करता था, वैसे गुप्तचर जो एक जगह रहकर गुप्तचरी किया करता था उसको संस्था कहा जाता था। एक जगह रहकर गुप्तचरी किया करता था उसको संस्था कहा जाता था। और जो अलग अलग जगह जाकर गुप्तचरी किया करता था उसको संचार कहा जाता था। तो एक जगह रहकर जो गुप्तचरी किया जाता था संस्था, और अलग अलग जगह जाकर जो गुप्तचरी किया जाता था संचार। इसके अलावे गुप्तचर से संबंधित जो विभाग होता था, गुप्तचर से संबंधित जो विभाग होता था, उस विभाग को जो है महामात्य सर्प कहा जाता था। विभाग को महामात्य सर्प कहा जाता था। समझ गए? और गुप्तचर विभाग के जो सबसे प्रधान अधिकारी होते थे उसे जो है सर्प महामात्य कहा जाता था। उसे सर्प महामात्य कहा जाता था। गौर से देखिएगा, आप सुनिएगा। गुप्तचर से संबंधित जो विभाग होता था उसको महामात्य सर्प, और जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे उसको सर्प महामात्य कहा जाता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को जब आप पढ़ेंगे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर के लिए गुड पुरुष शब्द आया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर के लिए कौन सा शब्द आया? गुड पुरुष। गुड पुरुष। तो गुप्तचर के लिए गुड पुरुष शब्द जो है आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आया है। ऐसे गुप्तचर से संबंधित विभाग महामात्य सर्प और अधिकारी सर्प महामात्य कहलाता था। समझ गए? तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। अब नीचे से आप लिखिएगा, मुद्रा लिखा दिए, लिखिए न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? लिखिएगा गुप्त काल में, ये देखिए गुप्त काल में चले, हाँ मौर्य काल में, सॉरी मौर्य काल में तोरी, हाय बोलिए ना, हाय उल्टा लिख दिए हैं। लिखिए जो लिखा रहे। न्याय व्यवस्था मौर्य काल में
मौर्य काल में सबसे बड़ा न्यायाधीश, मौर्य काल में सबसे बड़ा न्यायाधीश, मौर्य काल में सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा होता था, राजा होता था, राजा होता था। सभी प्रकार के निर्णय, सभी प्रकार के निर्णय अंतिम रूप से सभी प्रकार के निर्णय अंतिम रूप से सभी प्रकार के निर्णय अंतिम रूप से राजा के द्वारा ही लिए जाते थे, राजा के द्वारा ही लिए जाते थे। राजा के द्वारा ही लिए जाते थे। मौर्य काल में दो प्रकार के, मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालयों का, मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालयों का प्रचलन देखने को मिला है। मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालयों का प्रचलन देखने को मिला है। मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालयों का प्रचलन देखने को मिला है। एक नंबर में धर्मस्थीय, एक नंबर में धर्मस्थीय, डैश देकर लिखिए। एक नंबर में धर्मस्थीय, डैश देकर लिखिए। लिखिए, इस न्यायालय में, इस न्यायालय में फौजदारी, सॉरी, इस न्यायालय में दीवानी, सॉरी, इस न्यायालय में दीवानी, इस न्यायालय में दीवानी, दीवानी मामलों, इस न्यायालय में दीवानी मामलों, उठाइए ही हो, इस न्यायालय में दीवानी मामलों और स्त्री धन, स्त्री धन, स्त्री धन से संबंधित जैसे विवाह तलाक, जैसे विवाह तलाक, जैसे विवाह तलाक इत्यादि मामलों की सुनवाई, इत्यादि मामलों की सुनवाई, इत्यादि मामलों की सुनवाई होती थी, इत्यादि मामलों की सुनवाई होती थी, इत्यादि मामलों की सुनवाई होती थी। आगे कंटक शोधन, कंटक शोधन, कंटक शोधन, कंटक शोधन, कंटक शोधन, डैश देकर। इस न्यायालय में फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी, इस न्यायालय में फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी, इस न्यायालय में फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी, इस न्यायालय में फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी, इस न्यायालय में फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी। चलिए आगे हेडिंग मारिए, गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था डैश देकर। गुप्तचर व्यवस्था डैश देकर। पहली बार कुर्सी दीजिए तो बैठते हैं जी, आप खड़ा रहिए कुछ देर।
एगो कुर्सी लगाइए अब क्लासरूम में, बढ़िया स्टैंडर्ड, बैठने वाला ना, घूमने वाला ना, बैठने वाला, घूमने वाला ना, बैठने वाला। पहली बार मौर्य काल में ही है, कोई है जी बोल दीजिएगा, सब क्लासरूम में एगो स्टैंडर्ड कुर्सी लगा देगा पोडियम पे, ठीक है। हाँ, ऐसा कुर्सी लगाएगा कि अगर बैठे भी ना टीचर तो कैमरा में नजर है। हाँ, पहली बार मौर्य काल में ही गुप्तचर व्यवस्था की नींव पड़ी थी। गुप्तचर व्यवस्था की नींव पड़ी थी, फुल स्टॉप। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए, हाँ उसी में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए गुड पुरुष, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए गुड पुरुष, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए गुड पुरुष शब्द आया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए गुड पुरुष शब्द आया है। फुल स्टॉप। उसी में गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्य सर्प, गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्य सर्प, गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्य सर्प तथा गुप्तचर विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को, तथा गुप्तचर विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता था। एक नंबर में हेडिंग मारिए संस्था। एक नंबर में हेडिंग मारिए संस्था। एक जगह रहकर जो गुप्तचरी किया करता था, एक जगह रहकर जो गुप्तचरी किया करता था उसे संस्था कहा गया। संचार अलग अलग जगह जाकर जो गुप्तचरी किया करता था, अलग अलग जगह जाकर जो गुप्तचरी किया करता था उसे संचार कहा गया। अलग अलग जगह जाकर जो गुप्तचरी किया करता था उसे संचार कहा गया। समझिए एगो बात, देखिए, जैसे आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, आईबी है, सीबीआई है, रॉ है, लेकिन इन सभी से इतर बिहार पुलिस ना है, बिहारो पुलिस ना है।
बिहार पुलिस का क्या काम है? जैसे कि जो है आपको सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, इस सब का काम तो है सीमा की रक्षा करना ना हो है, बोलिए नो, यो सब नहीं जानते हैं आज तोरी का। और आईबी, रॉ, सीबीआई ये सब अपना गुप्तचरी करता है, कौन नेता कितना पैसा जमा कर ले है, कहां पर कौन आतंकवादी घटना होना है, तो ये सब पता करता है गुप्तचर। लेकिन बिहार पुलिस भी है, उसका काम है समाज में शांति व्यवस्था कायम करना। पुलिस, बिहार पुलिस सब जो है इसका काम है शांति व्यवस्था कायम रखना। तो आप देखते होंगे कि जैसे मुसल्लमपुर हाट में झगड़ा हो जाता है या कहीं भी क्या हुआ, शटडाउन हो गया, आज तोड़ी के इका हो गया, बंद हो गया, आए तोड़ी के। तो क्या लिखने वाला हम समझा रहे हैं, हे भगवान, समझने पर ध्यान न है। वो टीवी बंद हो गया, वो इशारा ही कर रहा है, बोले ना गोनू झा है। वो टीवी बंद हो गया, छोड़ दीजिए आप, नहीं दिमाग लगाना है, छोड़ दीजिए आप, सुनिए अब। हाँ, तो पुलिस का काम है शांति व्यवस्था कायम करना। तो मौर्य काल में जो है एगो शांति व्यवस्था कायम करने वाला पुलिस भी होता था, समझ गए। बॉर्डर उडर पर अपना युद्ध लड़ने वाला अलग था, गुप्तचर अपना अलग था, और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जैसे आज बिहार पुलिस है वैसे पुलिस हुआ करता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उस पुलिस को रक्षीन कहा गया। रक्षीन क्या कहा गया? रक्षीन, रक्षीन कहा गया है। तो आपसे पूछा जाता है आपसे यह बात पूछा जाता है कि मौर्य काल में समाज में शांति व्यवस्था कायम करने वाला जो पुलिस होता था, उस पुलिस के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन सा शब्द आया है? तो आंसर हो जाएगा रक्षीन। क्या हो जाएगा? तो नीचे से लिखिए, नोट दे करके एक पॉइंट नोट दे करके लिखिएगा, इसको, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिखिएगा लिखिएगा। मौर्य काल में समाज में शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर, मौर्य काल में समाज में शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर जो पुलिस होता था उसके लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में रक्षीन शब्द आया है। उसके लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में रक्षीन शब्द आया है। उसके लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में रक्षीन शब्द आया है। कौन शब्द आया है? रक्षीन। कौन शब्द आया है? आइए याद करते हैं। क्या करते हैं? आइए बोर्ड पे आइए। तो बताइए, मौर्य काल में उद्योग एवं व्यापार विभाग के जो प्रधान होते थे, क्या कल? हाँ, उद्योग एवं व्यापार विभाग के प्रधान, उद्योग एवं व्यापार विभाग के प्रधान, सेना का सामान एकत्र करने वाला, सेना का सामान एकत्र करने वाला, राजकीय दुर्ग का रक्षक, राजकीय दुर्ग का रक्षक, राजकीय दुर्ग का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, राजकीय द्वार का रक्षक, राजकीय द्वार का रक्षक, राजकीय द्वार का रक्षक,
वन विभाग का प्रधान, वन विभाग का प्रधान, सड़क निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी। बोलिए याद होगा, नहीं तो जीवन में कभी याद नहीं होगा। समझ गए? सड़क निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, वन विभाग का प्रधान, वन विभाग का प्रधान, राजकीय द्वार का रक्षक, राजकीय द्वार का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, राजकीय दुर्ग का रक्षक, सेना का सामान एकत्र करने वाला, उद्योग एवं कारखानों का प्रधान, कर्मांतिक न, फौजदारी न्यायालय के प्रमुख, प्रदेष्टा, भूल गए ना, फौजदारी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, व्यवहारिक न, राजा का उत्तराधिकारी, युवराज न, राजा का उत्तराधिकारी, राजकीय कोषाध्यक्ष, सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष, राजस्व विभाग का प्रधान, समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान, राजस्व विभाग का प्रधान, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, पुरोहित ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा ना, मम्मी कसम। हमारी कसम, यानी मतलब हमसे कोई लगाव नहीं है आपको ना, मतलब हमको कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए चलिए, हाँ बात तो सही है। मापतौल विभाग के प्रधान, मापतौल विभाग के प्रधान, वाणिज्य व्यापार विभाग के प्रधान, वाणिज्य व्यापार विभाग के प्रधान, शराब खाने का प्रधान, शराब खाने का प्रधान, बुचर खाने का प्रधान, बुचर खाने का प्रधान, सरकारी भूमि, सरकारी भूमि, टकसाल, टकसाल, कौन कौन धातु का प्रचलन था? सबसे ज्यादा प्रचलित चांदी ना, चांदी के सिक्के को क्या, चांदी के सिक्के को क्या क्या कहा जाता? पंधरन और सोना का सिक्का, तांबा, तांबा, मुद्राओं का निरीक्षण करने वाला पदाधिकारी, मुद्राओं का निरीक्षण, चारागाह विभाग का प्रधान, वेश्यालय का प्रधान, वेश्यालय का प्रधान, दीवानी मामलों की सुनवाई कौन, दीवानी मामलों की सुनवाई, दीवानी मामलों की सुनवाई, फौजदारी मामलों की सुनवाई, फौजदारी मामलों की सुनवाई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए कौन सा शब्द? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए कौन सा शब्द? गुड, गुप्तचर से संबंधित विभाग, गुप्तचर से संबंधित विभाग, गुप्तचर के सबसे बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी, एक जगह रहकर जो गुप्तचरी किया कर, एक जगह रहकर जो गुप्तचरी, अलग अलग जगह जाकर जो, अलग अलग जगह जाकर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पुलिस के लिए क्या? पुलिस के लिए, पुलिस के लिए क्लियर। कल किसका क्लास? मेरा ही ना है, कॉपी लेके आइएगा ना। हाँ, इससे आगे मिलते हैं कल। हमको निकलने दीजिए गुरुजी लोग। पूछिए।